आत्मीय भाइयों और बहनों, आपको पुस्तक जन्म शताब्दी पुस्तक माला 19 सेवा साधना प्रवचन श्री राम शर्माचार्य पृष्ठ 16 से पिछले वीडियो के क्रम में पढ़कर सुनाते हैं। सर्वोपयोगी व्यायाम शाला। आइए सुनते हैं। हमारे गांव घर घर मोहल्ले मोहल्ले में आदमी काहिल होता चला जाता है, कमजोर होता चला जाता है, आलसी होता चला जाता है। अब तो घरों में बाथरूम कंबाइंड होने लगे हैं, कंबाइंड होने लग गए हैं। आदमी को हिम्मत या दम नहीं कि घर के उसी कमरे में पूजा करता है, उसके बराबर के कमरे में ही पेशाब कर लेता है, पेशाब भी उसी चारपाई में करना चाहता है। इतना आलसी हो गया, इतना आलसी हो गया है, इतना शरीर ढीला हो गया कि आलस्य आदमी के शरीर के अंदर बना रहा तो थोड़े ही दिनों में आदमी को रोटी चबाने के लिए रोटी खाने की मशीनें लगानी पड़ेंगी, रोटी चबी चबाई पेट में डालनी पड़ेगी। आदमी कैसा ढीठ आलसी होता चला जा रहा है। इस आलसी आदमी को परिश्रमी और उद्योगी बनाने के लिए व्यायाम शालाओं की, खेल कूद की बात को फिर से जागृत करना पड़ेगा। कीर्तिवान आदमी को बनाना पड़ेगा और मजबूत आदमी बनाना पड़ेगा। इसके लिए इस कार्य का शिक्षण करने के लिए जिन संस्थाओं की आवश्यकता है, उन संस्थाओं का नाम व्यायाम शाला नहीं हो सकता क्या? हाँ, हो सकता है। व्यायाम शाला, इसमें जरूरी नहीं है कि दंड बैठक ही लगाई जाए। अनेक तरह के खेल कूद हो सकते हैं, आसन प्राणायाम हो सकते हैं, बच्चों के लिए अलग, बच्चियों के लिए अलग, बूढ़ों के लिए अलग आसन जैसी बहुत सी चीजें हो सकती हैं। लाठी चलाने की बात तो हो सकती है, लाठी चलाने की बात तो हो सकती है, हथियार चलाने की बात तो हो सकती है। इसमें गुंडागर्दी का दमन होगा। गुंडे और बदमाश इसलिए भागते हुए चले आते हैं कि आदमी को ये मालूम पड़ता है कि हमारा कोई मुकाबला करने वाला नहीं है। बहादुर लोग दुनिया में नहीं है। सारे के सारे गांव में कायर और नपुंसक लोग रहते हैं और सब लोग बीमार और बेकार लोग रहते हैं। इसलिए एक गांव में 2 गुंडे आते हैं और सारे बढ़िया आदमी के नाक में नकेल डाल देते हैं और सारे के सारे गांव वालों को उल्लू बना देते हैं और सारे के सारे गांव पर हावी हो जाते हैं। ये कायर लोग, नपुंसक लोग हैं, कमजोर लोग हैं, कोई दम नहीं है, बिल्कुल बेदम के आदमी हैं। अगर आदमी को ये मालूम पड़े कि दमदार आदमी रहते हैं और किसी को छेड़ा गया तो खबर ली जा सकती है, तो दुनिया में से आधे अपराध और गुंडागर्दी अपने आप समाप्त तो हो सकती है। व्यायाम शालाएं ये काम पूरा कर सकती हैं, गुंडागर्दी पर लोग लगा सकती हैं। आदमी की हिम्मत नष्ट हो गई है और शारीरिक क्षमता जो नष्ट हो गई है, आदमी कमजोर और काहिल हो गया है। इन सारी की सारी बस्तियों के आदमी बीमार होते चले जा रहे हैं। अपने काहली और कमजोरी की वजह से उनको नियंत्रित करने के लिए, दूर करने के लिए व्यायाम शालाओं का बहुत महत्व है। स्वास्थ्य का शिक्षण, स्वास्थ्य की रक्षा, आदमी की हिम्मत और मनोबल की वृद्धि, इसके लिए क्लास भी चलाए जा सकते हैं और बच्चों से लेकर बूढ़ों तक के लिए, हर एक के लिए शारीरिक शक्ति को बढ़ाने के लिए अनेक तरह का शिक्षण भी दिया जा सकता है। अखाड़े भी हों, खेलकूद भी हो, खेलकूद की प्रतियोगिता भी हो, दंगल हो, इस तरह की साधन सामग्री संस्थाएं गांव-गांव में स्थापित की जा सके तो मजा आ जाए। शिक्षा के बारे में मैंने कहा और व्यायामों के बारे में मैंने कहा। एक और भी बात है, एक और भी बात है जो सुनी जाती है, वो है अन्न की समस्या, खाद्य पदार्थों की समस्या और भोजन की समस्या।
अपने देश में से पेड़ पौधे और हरियाली भी दिनों दिन कम होती चली जा रही है। उसका परिणाम यह हो रहा है कि वर्षा कम हो रही है, पेड़ कटते जाएंगे, वर्षा घटती जाएगी। यह मोटा वैज्ञानिक सिद्धांत है। आप पेड़ों को काट डालिए। जैसलमेर जैसा प्रांत जहां पेड़ पौधे नहीं होते हैं, पेड़ों में वो आकर्षण है जो ऑक्सीजन पैदा करते हैं और मनुष्यों के लिए स्वास्थ्य संवर्धन करते हैं। पेड़ भी मनुष्य के सहयोगी हैं। पेड़ों को लगाया जा सकता है। बिहार में एक हजारीबाग जिला है जहां का एक किसान था, किसी ने कह दिया कि बाग लगा दो, उसकी संतान हो जाएगी। बस उसने 100 पेड़ आम के लगाए, आम के पौधे बढ़ते गए। जब उसके नीचे छाया आने लगी और बच्चे फल खाने लगे और सारे गांव को आम मिलने लगे तो बहुत खुशी हुई। उसने कहा, बेटा हुआ तो क्या, न हुआ तो क्या, आम का लगाना, आम के बगीचे का लगाना अपने आप में एक महत्वपूर्ण कार्य है। बस उसके दिमाग में ऐसी तरंग उत्पन्न हुई और सारे जिले के लिए खड़ा हो गया और गांव गांव जाके बिना पढ़ा लिखा किसान और गरीब किसान ये कहने लगा कि मैंने आम का बगीचा लगाया है। मुझे बहुत खुशी हुई, मेरे गांव के सब बच्चों को आनंद आया, वहां खेलने की जगह मिल जाती है और उसकी ठंडक में सारे गांव के लोग जा बैठते हैं। आपको भी आम का बगीचा लगाना चाहिए। आपको भी आम का बगीचा लगाना चाहिए। लोगों ने उत्साह दिखाया तो स्वयं लगाने लगा, स्वयं पानी पिलाने लगा। गांव के लोग फिर उत्साहित हुए। जब लोग संभालने लगे तो वहां से दूसरे गांव में वृक्ष लगाने लगा। 1000 आम के बाग लगाए, उसका नाम हजारीबाग हो गया। हजारीबाग जिला इस बात का सबूत है, इस बात की परंपरा लिए बैठा है। किसी जमाने में एक ही किसान ने अपनी जिंदगी में सहयोग दे करके, लोगों के साथ मिलजुल करके, लोगों को आंदोलन के रूप में प्रोत्साहित करके बिहार के उस जिले में 1000 आम के बाग लगवाए थे। सारे के सारे जिले को हरा भरा कर दिया था। आदमी के मन में सेवा की वृत्ति आए तो बिना पढ़ा लिखा किसान ये काम कर सकता है कि जहाँ जंगल पड़े हुए हैं, जहाँ खाली जगह पड़ी हुई है, जहाँ वीरान जगह पड़ी हुई है, वहाँ पेड़ लगवाए। पेड़ों की गुंजाइश ना हो तो हम अपने मकान में, घरों में, अपने आंगन में शाक बाटका लगा सकते हैं और अपनी खाद्य समस्या को हल कर सकते हैं। मिट्टी की नाने, टूटे हुए घड़े, गमले, लकड़ियों की पेटियां कहीं भी रखी जा सकती हैं, पक्के मकानों में भी जहां खेती बाड़ी की गुंजाइश भी नहीं। एक और भी चीज सेवा में आती है और वह है ग्राम उद्योग और कुटीर उद्योग। हम ग्राम उद्योग और कुटीर उद्योग की स्थापना करके अपने गांव वालों के, नगर वालों के बेकार आदमियों की आजीविका में, खुशहाली में सहायक हो सकते हैं। आज इस तरह के गृह उद्योग के चलाए जाने की आवश्यकता है। बहुत कुछ गुंजाइश है। 2 पैसा जेब में होते हैं तो उसमें दान पुण्य करने से लेकर के खर्च करने तक, स्वास्थ्य संवर्धन से लेकर के घूमने फिरने, मनोरंजन तक के लिए गुंजाइश मिल जाती है। उनमें खुशहाली पैदा होती है, स्वावलंबन पैदा होता है, कलात्मक दृष्टि का विकास होता है और हरामखोरी से बचाव करने की वृत्ति पैदा होती है। मित्रों, प्रतियोगिताएं चालू करके हम बहुत सा काम कर सकते हैं। वाद विवाद की प्रतियोगिता, संगीत की प्रतियोगिता, खेल कूदों की प्रतियोगिता, बच्चों के स्वास्थ्य रखने की प्रतियोगिता, पशु किसका अच्छा है और कौन ज्यादा दूध देता है, अनेक तरह की प्रतियोगिताएं हैं। मनुष्य में एक स्वास्थ्य प्रतिस्पर्धा का भाव पैदा कर सकता है और एक सम्मेलन का भाव पैदा करने लोग आते हैं। तमाशबीन तमाशा देखते रहते हैं, लेकिन उसमें से अच्छा साबित करने वाले लोग भी हैं। इसके लिए ये भी एक अच्छी समाज की सेवा है कि हम समाज के लिए अच्छे काम करने के लिए प्रतियोगिता
पुरस्कार देने के लिए मेले लगाएं और आदमी के अंदर उत्साह पैदा करें कि हमको बढ़ चढ़कर जीवन को विकसित करने वाले कार्य करने चाहिए। इसी प्रकार से संगीत कला का विकास ये भी बड़े महत्वपूर्ण कार्य हैं। इसके लिए अंतरंग को छुआ जा सकता है। हर गांव में संगीत जानने वाले लोग होते हैं। उन संगीत जानने वाले लोगों को वो चीजें दी जाएं जो आज के युग के लिए आवश्यक हैं। विचारकों के पास विचार नहीं है। संगीतकार को किसी ने जो सिखा दिया वो सीख लिया, कीर्तन करना सिखा दिया वो सीख गए। पान खाओ, फूल खाओ और खाओ मेवा। पान कहाँ से खाएं बाबा? पान भी बहुत पैसे का आता है। मेवा तेरे सिर में से खाएं, पैसे होंगे तो खाएंगे। तू खा जा। इस तरह से भी सिर पैर की तरह गाना गाते रहते हैं, गाने की हविष को पूरा करने के लिए। और वो राधा और श्री कृष्ण के गीत गाते रहते हैं। कामुकता भड़काने वाले भगवान श्री कृष्ण के, राधा के गीत गाते रहते हैं। उनके स्थान पर गायकों को इस तरह के विचार दें जो मनुष्य के चरित्र को ऊंचा उठाते हो और लोक सेवा के भाव उत्पन्न करते हो तो मजा आ जाए। गांव-गांव जाना चाहिए और ऐसे संगीत को एक संघबद्ध करना चाहिए और ऐसी मंडलियां बनानी चाहिए और उनका ऐसा नियंत्रण करना चाहिए कि उनको नए नए गाने चाहिए, तब कोई बात बने। संगीत का शौक पैदा किया जाए, नाट्य और अभिनय का शौक पैदा किया जाए। अब तो आदमी भागता है सिनेमा के लिए। सिनेमा के अलावा और कोई मनोरंजन रहा ही नहीं। अगर हम चाहें तो ऐसे सांस्कृतिक कार्यक्रम जिसमें मनोरंजन का पुट दिया गया हो और शिक्षा का भी पुट दिया हुआ हो, छोटे स्तर से एकांकी नाटक खेले जा सकते हैं, छोटे छोटे ड्रामा कमेटियां बन सकती हैं, लीला और अभिनय किया जा सकता है, जिससे आदमी को अपनी कोमल भावनाओं का विकास करने का मौका मिल सकता है। मनोरंजन के लिए गुंजाइश रहती है और लोक शिक्षण की व्यवस्था भी बन जाती है। ये सब आसानी से किया जा सकता है। साथियों, गंदगी एक अभिशाप है हमारे समाज का। अभिशाप ही नहीं, राष्ट्र का अपव्यय है। हमारे राष्ट्र में मल और मूल की समस्या इतनी बड़ी है। हिंदुस्तान जैसे देश में जिसमें मल और मूत्र का कोई उपयोग नहीं होता, आदमी के मल का थोड़ा भी भाग जापान में बर्बाद नहीं होता। आदमी का मल और मूत्र बिल्कुल खाद के रूप में बदल दिया जाता है और वहाँ फर्टिलाइजर कारखानों की कोई जरूरत नहीं पड़ती। खाद की समस्या के पश्चात मनुष्यों का मल इतना ज्यादा है, अब पशुओं से भी ज्यादा मनुष्यों के हैं। साथियों, अब पशुओं से भी ज्यादा मनुष्यों के मल हैं। मनुष्यों से पशु कम है। मनुष्यों का मल और पशुओं का मल जो देहात में जहां तहां फैला सड़ता रहता है, बिखरा फैला रहता है, पड़ा रहता है, उसका कोई उपयोग नहीं होता, उसका कोई लाभ नहीं होता। उस बिना उपयोगी और बिना लाभ के पदार्थ को जब लाभ का बना सकते हैं तो देश में सोना पैदा कर सकते हैं। यदि हम गांव की सफाई रखने लगे तो सफाई से दो फायदे हो सकते हैं। गंदगी इधर उधर फैली रहने से लोगों के स्वास्थ्य खराब होने लगते हैं। एक अंग्रेज हिंदुस्तान में आया था, उसने अपनी डायरी में लिखा है, उसमें ये लिखा है कि यदि मैं जंगल में खड़ा हूं और कोई गांव जाना होता है तो जिधर से बदबू आती है उसी ओर चल पड़ता हूं, और गांव मिल जाता है। बदबू का केंद्र तो होना ही चाहिए। हमारे गांव जहां मल और मूत्र निकासी की कोई गुंजाइश नहीं है और जहां मल और मूत्र फेंकने की कोई व्यवस्था नहीं है, वहां बदबू नहीं आएगी तो और क्या होगा? बीमारी नहीं होगी तो वहां क्या होगा? गंदगी नहीं होगी तो वहां क्या होगा? लोग मलिनता के आदी ना होंगे तो क्या होगा?
आज हमारा ग्रामीण जीवन ऐसा ही है, अस्त व्यस्त है, गंदगी उसके रोम रोम में समा गई है। चूहे भी वहीं रहते हैं, आदमी भी वहीं रहते हैं, बच्चे भी वहीं गंदगी करते हैं। इस गंदगी के विरुद्ध हमें लोहा लेना चाहिए। साथियों, सभ्यता कहाँ से शुरू होती है? सभ्यता कहाँ से शुरू होती है? सफाई से शुरू होती है। जो आदमी साफ कपड़ा नहीं पहन सकता, मानना चाहिए सभ्य नहीं है, और जिसका मकान साफ नहीं है वह सभ्य नहीं है। किताबों को यथास्थान नहीं रखता, जिस घर में चप्पलें, दूसरी चीजें, बर्तन साफ नहीं रखे जाते, वह सभ्य नहीं है। यह मानना चाहिए और सफाई से शुरू करके गांव में ऐसी व्यवस्था बनानी चाहिए, ऐसे वॉलेंटियर भर्ती करने चाहिए, ऐसा आंदोलन खड़ा करना चाहिए कि व्यक्ति को न केवल अपना घर, अपने पड़ोस को, अपनी गली कूचे की एक आध घंटे समय निकाल कर सफाई कर लेनी चाहिए। जानवरों का गोबर ऐसे ही फेंक दिया जाता है, धूप में डाल दिया जाता है, कंडे बनाकर जला दिए जाते हैं, राष्ट्र के सोने और हीरे जैसी कीमती चीज़ों को नष्ट कर दिया जाता है। इसके लिए समझाया जाना चाहिए। छोटे छोटे गड्ढे बनाए जाएं, गड्ढों में जानवरों का गोबर जमा किया जाए, इसमें कंपोस्ट की विधि से बढ़िया खाद बनाई जाए जो सोने के बराबर है और सोना उग सकता है। हमारे खेतों में गोबर जहाँ का तहाँ पड़ा रहता है, गली गली, मोहल्ले मोहल्ले, दरवाजे दरवाजे पर कीचड़ फैला रहता है, वहाँ एक स्थान बनाया जाए। क्या यह सेवा नहीं है? हाँ, यह सेवा है। शौचालय ऐसे भी बन सकते हैं जिसमें कि मनुष्य का मल खेती बाड़ी के काम आ जाए और खाद के काम आ जाए। इसके साथ साथ ऐसा भी हो सकता है कि आदमी एक हाथ में खुरपी ले और एक हाथ में लोटा। खुरपी में कितना वजन होता है? जहां जाएं गड्ढे खोद लें, गड्ढे पर शौच करें, उसके बाद मिट्टी डालें, खाद भी बन जाएगा, गंदगी भी नहीं फैलेगी, अशोभनीयता भी नहीं बनेगी, बदबू भी नहीं फैलेगी। इस तरह के आंदोलन, न जाने कितने आंदोलन खड़े किए जा सकते हैं। इन सब बातों के बारे में सतसूत्री योजना बनाई गई है। उसमें 100 तरह के सूत्रों के बारे में यह बताया गया है कि सामाजिक सेवा के अनेक काम भरे पड़े हैं। हर आदमी को काम देना, अपंगों को काम देना, न जाने कितने काम हैं। अगर आदमी के मन में सेवा की वृत्ति हो तो हर जगह शिक्षा से लेकर गृह उद्योगों तक और सफाई से लेकर लोक शिक्षण तक और संगीत से लेकर न जाने कितने काम ऐसे हैं जो रचनात्मक कार्यों की श्रेणी में गिनी जा सकते हैं। सेवा भावना जिनके अंदर है वो अपनी सेवा भावना को परिष्कृत करने के लिए थोड़ा समय इसमें लगा सकते हैं। संपन्न आदमी थोड़ा पैसा दे सकते हैं, लोगों का थोड़ा थोड़ा धन और लोगों का थोड़ा थोड़ा श्रम मिलने लगे तो श्रमदान के आधार पर न जाने क्या से क्या कर सकते हैं। सड़कें बना सकते हैं, नहरें बना सकते हैं, ग्राम पाठशालाएं बना सकते हैं, पंचायतें बना सकते हैं और न जाने क्या क्या बना सकते हैं। जाने क्या क्या कार्य कर सकते हैं जो समय हमारी गप्पों में नष्ट होता है, गप्पों में नष्ट हो जाता है। अगर हम गप्पों वाले और हरामखोरी वाले समय को ठीक तरीके से उपयोग कर पाएं तो हम भी वो कार्य कर सकते हैं जो कि दूसरों ने किया और वे समर्थ कहलाए। सरकार के कार्य से काम चलने वाला नहीं है। हमें स्वयं अपने पैरों पर खड़ा होना पड़ेगा और अपनी सेवा वृत्ति के द्वारा राष्ट्र का नया निर्माण करना पड़ेगा। साथियों, जिन लोगों ने ज्ञान पाया, ज्ञान सीखा, उसकी परीक्षा यही है। सेवा की भावना उनके मन में उत्पन्न हुई और सेवा का कार्य उन लोगों ने शुरू किया तो समझना चाहिए उनका ज्ञान प्राप्त करना ठीक है, रामायण पढ़ना ठीक है, गीता पढ़ना ठीक है, प्रवचन करना ठीक, और सेवा की बुद्धि नहीं आई तो रामायण पढ़ना गलत। तो समझना चाहिए कि केवल ज्ञान भर सीखा, बीज तो बोया पर कोई पौधा उत्पन्न न हो सका। हमारे ज्ञान को सार्थकता की ओर,
हमारे ज्ञान को कर्म की ओर, हमारे ज्ञान को कर्म में अर्थात सेवा में विकसित होना चाहिए। आज की बात समाप्त। पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी के प्रवचन हमने अपनी आवाज में सुनाए। कृपया यही मानिए कि अगर आप सुन रहे हैं तो यही मानिए कि परम पूज्य गुरुदेव ने हमारे माध्यम से अपनी बात आप तक पहुंचाई। ओम शांति।